संघर्ष सभी लोगों के जीवन में होता है, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई यंगस्टर हो, चाहे कोई बुजुर्ग। हर किसी के जीवन में अपने लेवल का संघर्ष बना ही रहता है, लेकिन उस संघर्ष से लड़कर अपने मन की बात कर लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी की एक बहुत खूबसूरत कहानी हमारे यहाँ आनंद यादव जी ने प्रस्तुत करी। यादव जी ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो उसका नाम रखा जूझ। जूझ मतलब होता है संघर्ष। तो यहाँ पर उसी आत्मकथा का एक छोटा सा अंश हमारे पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए संघर्ष किया और कैसे संघर्ष करके वे एक अच्छे कवि के रूप में स्टैब्लिश हो पाए। ठीक है ना। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा। आज लेकर आए हैं हम क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी पूरक पुस्तिका है वितान भाग 2। इसका सेकंड चैप्टर है जूझ, जो कि एक आत्मकथा है, लेकिन इस आत्मकथा को पूरा ना यहाँ पर प्रस्तुत करके उसके एक अंश को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और ये लिखा है आनंद यादव जी ने। ठीक है, तो ये कहानी हम शुरू करें। जैसा कि हमने बताया कि आनंद यादव जी के जीवन के संघर्ष को हम यहाँ देखने वाले। सबसे पहले हम यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय देखेंगे, यानी कि आनंद यादव जी का जीवन परिचय, फिर उसके बाद पाठ की रूपरेखा और फिर उसके बाद पाठ का सार। ठीक है, शुरू करते हैं। आनंद यादव। अब चूंकि ये एक आत्मकथा का अंश है तो हम उन्हीं के बारे में स्टोरी में पढ़ेंगे, लेकिन उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीजें तो हम इनके परिचय में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। मराठी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार आनंद रतन यादव का जन्म 1935 को कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ। इन्हें साहित्य जगत व पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन किया तथा लंबे समय तक पुणे विश्वविद्यालय के मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब तक इनकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कितनी? 25। इन्होंने उपन्यास, कविता, समालोचनात्मकता, निबंध आदि विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। तो समझ में आया, इन्होंने गद्य साहित्य में भी काम किया है और पद्य साहित्य पे भी काम किया है। इनके द्वारा रचित नाटक नटरंग हिंदी पाठकों के मध्य काफी प्रसिद्ध है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें जूझ उपन्यास के लिए वर्ष 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1916 में इनका निधन हो गया। तो ध्यान रखिए कि जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं जूझ, वो एक क्या है, इनका उपन्यास, इन्होंने अपनी ही कहानी पे लिखा। तो इसके लिए इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अब देख लेते हैं पाठ की रूपरेखा कि आखिर इस पाठ में क्या है। जूझ शीर्षक कहानी मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित और बहुप्रसन्नित आत्मकथ्यात्मक उपन्यास का एक अंश है। आत्मकथ्यात्मक, उन्होंने अपनी कथा पर ही उपन्यास लिखा, उसी का एक अंश हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं, जो कथानायक आनंदा के जीवन संघर्षों से संबंधित है। तो कथाकार कौन है? आनंद यादव, जिसे हम इस कहानी में आनंदा के नाम से जानेंगे। आनंदा का मन पाठशाला जाने के लिए सदा लालायित रहता है, परंतु पारिवारिक दुविधाओं के कारण वह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा महसूस करता है, मतलब अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाता। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से आनंदा के संघर्ष की मार्मिक चेतना को पाठकों के सामने जीवंत किया है, यानी कि खुद लेखक ने अपनी मनोस्थिति, अपनी परिस्थितियों को इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए एक गंवई जीवन, यानी कि गांव के जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा, यानी कि उसने जो संघर्ष किया, गांव में रहकर किस तरह का संघर्ष किया, ये पूरा माहौल, और साथ ही उसने धीरे धीरे किस तरीके से साहित्य जगत में कदम रखा और कितनी उपलब्धियों को पाया, इन सभी का पूरी तरीके से जीवंत चित्रण किया गया है। इसमें जीवन का मन स्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त मस्त निम्न मध्यरी एक ग्रामीण समाज और लड़ते जुड़ते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी। तो जहां हम आनंद के संघर्षों को देखेंगे, वहीं पर हम देखेंगे इनके आसपास के परिवेशों में किस तरीके से ग्रामीण जीवन झलकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का सार।
पाठ को हमने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके आपके सामने सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्रस्तुत करती है। आनंदा और उसका परिवार। अब कहानी चूंकि हमारे लेखक के आसपास ही घूमती है तो उनके परिवार के साथ ही कहानी शुरू होती है। आनंदा के परिवार में उसके दादा यानी कि पिता और माँ रहते। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर सकता क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले नहीं होने के साथ साथ अत्यधिक गुस्से वाले भी हैं। वो अपने बाप से बहुत डरता है, पहली बात तो ये है। क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत गुस्सा करते हैं और उनका आचरण भी अच्छा नहीं। दादा सारा दिन गांव भर में घूमते हैं और रखमा बाई के कोठे पर भी जाते हैं। जैसा हमने बताया कि उनके पिताजी का जो व्यक्तित्व है, जो चाल चलन है वो अच्छा नहीं। वो अपने परिवार को छोड़कर, घर के सारे कामकाज को छोड़कर वो क्या करते रहते हैं, गांव भर में घूमते रहते हैं और रखमा बाई है उसके कोठे पर रहते हैं। तो खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए वो अपने बेटे की पढ़ाई उन्होंने छुड़वा दी है। उसे घर पर कर दिया है कि भाई तुम गाँव खेती बाड़ी का काम संभालो, तुम और तुम्हारी माँ, और मैं पूरा दिन घूमूंगा। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे और खेत का सारा काम भी आनंदा से ही करवाते थे, यानी कि अपने बेटे से। यही कारण था कि वे आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने 5वीं में जब दाखिला लिया था ना आनंदा ने, तब उनकी जो है क्लास पाठशाला छुड़वा दी थी और उनको घर पे बैठा लिया था। दूसरी तरफ आनंदा की माँ चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं कक्षा तक अवश्य पढ़े, क्योंकि माँ जानती थी कि खेती बाड़ी में इतना पैसा नहीं होता कि जिससे भविष्य बन पाए। इसलिए वो ये चाहती थी कि बेटा आगे पढ़े, लेकिन बच्चा जो है सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ पाया। लेकिन दादा के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। मतलब चूंकि पिताजी इतने ज्यादा गुस्से वाले थे कि उनके आगे माँ की भी नहीं चलती थी। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची। दत्ताजी राव पूरे गांव के बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति थे, तो जिनकी बात पूरा गांव बहुत ही खुशी खुशी मानता था। तो इसलिए माँ ने और बेटे ने प्लान किया कि अगर हमें पढ़ाई शुरू करनी है तो इसके लिए हमें दत्ताजी राव से मिलना चाहिए, क्योंकि वे ही पाठशाला जाने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकते हैं। दत्ताजी राव का व्यक्तित्व व उनका न्यायोचित व्यवहार। अब जैसे मैंने बताया कि दत्ताजी राव जो हैं वो पूरे गांव के बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति थे। अब उन्हीं के बारे में हम देखते हैं। दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ को सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर कहा कि दादा को मेरे पास भेजना। अब जब आनंदा और उनकी माँ दत्ताजी राव के पास जाते हैं और वो सारी बात बता देते हैं कि भाई मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई है, मुझे घर का खेती का काम करने के लिए पिताजी पूरा दिन इधर जाते हैं, रखमा बाई के यहाँ जाते हैं। सारी बातें जो हैं माँ बेटे ने जो है दत्ताजी राव को बता दी। दत्ताजी राव ने कहा कि ठीक है, शाम को जब दादा घर आए तो उन्हें मेरे पास भेजना। राव साहब, अब ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन उन्होंने माँ बेटे ने साथ में दत्ताजी राव से ये भी कहा कि किसी भी तरीके से दादा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चला तो घर में भाई बहुत उपद्रव होगा। इसलिए ये चीज उन्होंने दत्ताजी राव से कही थी। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिखकर एक शिक्षित व्यक्ति बने, क्योंकि दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में इतनी अर्निंग नहीं होती है कि किसी का भविष्य बन सके। वे जानते थे वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना अधिक महत्व। जब अब क्या हुआ कि उन लोगों ने कहा कि जैसे ही दादा शाम को घर पहुंचे तो उन्होंने बताया गया कि दत्ताजी राव ने जो है वो बुलाया है। अब इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर ली थी कि जब दादा घर आए तो उसके 5 मिनट बाद तुम दादा को खाने के लिए बुलाने के लिए चले आना। कौन? आनंदा। ये दत्ताजी राव ने बोला था। तो अब यही हुआ, भाई दादा घर आए, सभी ने बोला कि जाइए आपको बुलाया गया है। वो दादा चले जाते हैं दत्ताजी राव से मिलने। 5-7 मिनट बाद जो है आनंदा जो है वो दत्ताजी राव के यहाँ पहुंचता है कि दादा खाना तैयार है, चलिए खाना खा लीजिए। जब दादा उनके पास आए तो उन्होंने बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही आनंदा पहुंचे वहां तो दत्ताजी राव ने पूछा कि हाँ भाई बताओ तुम कहाँ पढ़ते हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं? तो बच्चा था, उसने सीधे से बता दिया कि भाई मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई है। ये वो सारी बातें जब इस तरीके से सामने आई तो तुरंत दत्ताजी राव ने जो है दादा से बोला कि इसकी पढ़ाई शुरू कराओ। उसने बोला कि ये पढ़ाई ये जो है चोरी करता है, पिक्चर देखने जाता है पैसे चुरा के। तो उन्होंने कहा कि भाई चोरी कैसे करता है, पैसे लेकर जा रहा है वो, भाई बच्चा हर समय काम तो नहीं कर सकता, उसे भी मस्ती करनी होती है। तो इस तरीके से दत्ताजी राव ने उन्हें बहुत धमकाया और कहा कि इसकी पढ़ाई शुरू करवा। और हाँ, आनंदा से कहा कि अगर ये तुम्हें नहीं भेजते हैं तो तुम फिर से मेरे पास आओ।
लेकिन पढ़ाई शुरू कराने के लिए दादा ने 3 शर्तें जो हैं वो आनंदा के सामने रखी थी। चलिए देखें। यदि वह पढ़ा सकने में असमर्थ है तो स्वयं भी आनंदा को पाठशाला भेज देंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर दादा तुम पढ़ाने में असमर्थ हो तो आनंदा की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। ये दत्ताजी राव ने बोला। दत्ताजी राव का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम श्रेणी का था। आनंदा और उसका पाठशाला संबंधी अनुभव। आनंदा के सामने जैसे मैंने बताया कि दादा राजी तो हो गए कि पाठशाला भेजेंगे, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली चीज, स्कूल जाने से पहले खेत का काम करोगे, स्कूल से लौट के आओगे जानवरों को चराने के लिए लेकर जाओगे, दूसरा, और तीसरा, जिस दिन खेत पे ज्यादा काम होगा उस दिन पाठशाला से छुट्टी लो। आनंदा ये तीनों शर्तों को मान लेता है और इसका स्कूल जाना शुरू हो जाता है। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसे 5वीं कक्षा में ही दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उससे पहले ये कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। जैसे मैंने बताया ना कि 5th में पहुंचे थे और दादा ने पढ़ाई छुड़वा दी थी, तो इसलिए दोबारा जाकर अब उसके जो जितने जान पहचान के जितने फ्रेंड्स थे वो तो आगे चले गए, तो अब 5th क्लास में जितने बच्चे थे वो सब नए थे। चौहान नामक एक नए लड़के ने उसकी मटमैली धोती और गमछे को लेकर मजाक उड़ाया। अब चूंकि जैसे वो पहुंचा धोती पहन के, तो बच्चे जैसे रैगिंग होते ना, मजाक करते हैं नए को देखकर, वही हुआ, जिसके कारण आनंदा का मन बहुत दुखी हो गया। पहले दिन उसने सोचा कि वह अब पाठशाला नहीं जाएगा, तो उसका पाठशाला का पहला दिन बहुत ही बुरा रहा, जिसकी वजह से उसने मन बनाया कि अब मैं जो है पाठशाला नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं, किंतु फिर भी उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो पाठशाला अवश्य जाएगा, क्योंकि वह बचपन से ही मुश्किलों का सामना करता आया था। वो मन बना लेता है और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पाठशाला जाना शुरू कर देता है। बसंत पाटिल नाम का एक बहुत होशियार लड़का आनंदा का मित्र बन गया। उस पूरे कक्षा में एक बहुत ही होशियार बच्चा था बसंत पाटिल, वो उसका मित्र बन जाता है, क्योंकि कहते हैं ना संगत बहुत कुछ सिखाती है। तो बसंत पाटिल के साथ रहकर उन्होंने अपने आप को और निखारने के लिए जो है कोशिश करी। आनंदा वसंत को देखकर पढ़ाई में भी मन लगाने लगा और अखबारी कागज के कवर में भी अपनी किताबों पर चढ़ाने लगा। तो बुक्स को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर लेता, उसको अपनी बुक्स को कवर करने लगा। और बसंत पाटिल जिस तरीके से पढ़ाई में मन लगाता था, उसी तरीके से आनंदा का भी मन साथ साथ में लगने लगा। अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने किसी आनंदा, क्योंकि भाई अच्छा पढ़ोगे तो टीचर शाबाशी देंगे। यही हुआ कि टीचर्स उनको शाबाशी देने लगे। उसे पाठशाला जाने में अब आनंद आने लगा था। क्या आने लगा था? आनंद, यानी कि उसको मजा आने लगा था पाठशाला जाने में। अब आते हैं आनंदा पर सौंदगेलकर जी का प्रभाव। अभी इनके मराठी के टीचर थे सौंदगेलकर के, उनका प्रभाव काफी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये एक अच्छे कवि भी बन पाए। श्री सौंदगेलकर जी मराठी अध्यापक थे। वे कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ गाकर पढ़ाते थे। अब चूंकि मराठी था और साथ ही साथ उनके जो कविता वाचन का तरीका था वो बहुत ही प्रभावी था। गाने की वजह से लोगों को, बच्चों को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती थी और बच्चे मजा भी लेते थे। सुनने वाले भी मुग्ध होकर सुनते थे। उनके पास ही सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता। आनंदा को उनकी कविताएं इतनी अच्छी लगती कि जब वह पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाता तो हर समय उन्हें गुनगुनाता रहता। वो सारी कविताएं वो गुनगुनाता रहता, जिसके कारण कविता में उसकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। सौंदगेलकर जी भी अब उसे विशेष रूप से सिखाने लग गए और वे आनंदा की प्रशंसा भी करने लगे। जब उन्होंने देखा कि भाई इस बच्चे को कविता वाचन और लेखन में इतना इंटरेस्ट है, तो वो आनंदा की हेल्प करने लगे कि ठीक है भाई, ऐसे कविता लिखो, वैसे लिखो, इस तरीके से। श्री सौंदगेलकर जी से ही प्रेरणा लेकर आनंदा स्वयं भी कविता रचने लगे और उसे अपने गुरुजी को दिखाता। अब चूंकि उन्होंने सिखाया तो ये क्या करते थे, जैसे भैंस को चरा रहे हैं तो भैंस की पीठ पे लिख देते थे, पत्थरों पे लिखते थे। अकेले में जब भैंसों को चराने या ढोर जानवरों को चढ़ाने जाते थे तो खुद भी वाचन करते रहते थे। तो धीरे धीरे इनको लिखना आ गया और जब ये लिखते तो सौंदगेलकर जी को फिर से दिखाते कि भाई हमने ये कविता लिखी, जिससे कविता में जो कमी हो वे उन्हें ठीक कर सके। इसी कारण आनंदा श्री सौंदगेलकर जी से बहुत ही निकट आ गया था। तो एक तरीके से सौंदगेलकर जी ने उनको पढ़ाना, एक अच्छी तरीके से कविता लिखने का जो ज्ञान होता है वो दिया। आनंदा और उसकी लगन। अब चूंकि सिखाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन बच्चा अगर खुद लगन में ना हो तो ये सारी चीजें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी कि जब उसके पास कागज पेंसिल ना होती तो वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींच कर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। कभी कभी कविता रविवार के दिन लिख लेता तो सोमवार को सबसे पहले अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। तो इस तरीके से एक लगन जो है वो उनके अंदर डेवलप हो चुकी थी, जिसके कारण वो उन्होंने बहुत मन लगाकर पढ़ना करना शुरू कर दिया था। यदि वह सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता तो रात को ही सोनकेकर जी मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखा देता था। तो मतलब ये बच्चे की लगन थी। इसी कारण आनंदा की मराठी भाषा में भी सुधार आया और अब अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता को समझने लगा। यानी कि कविता लेखन के लिए जो बारीकियां होती हैं, अब आनंदा को वो सारी चीजें समझ में धीरे धीरे आने लगी थी। कविता की लगन ने उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत बजता ही रहता था। तो ये था हमारी उस आत्मकथ्यात्मक जूझ उपन्यास का एक छोटा सा अंश, जहां पर उन्होंने संघर्ष करके अपनी पढ़ाई शुरू करी। संघर्ष करते हुए और लगन के साथ ही उन्होंने कविता लेखन और वाचन भी किया और धीरे धीरे चलकर आगे देखिए काफी बड़े जो है वो साहित्यकार भी ये बने। तो ये थी हमारा पाठ दूसरा, किसका, विधान भाग का। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने काफी अच्छे से ये जो पूरा पाठ है पढ़ लिया होगा। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको जल्द ही कराऊंगी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे हम दोबारा, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है। हम जल्द ही दूसरा वीडियो भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको नोट्स चाहिए तो इन्हीं के थ्रू आपको मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।